हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 2 सितंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 2 सितंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये जो 3 से 4 प्रश्न रहेंगे ये कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे और इसी के साथ साथ जो है हम जीके जीएस क्वेश्चन भी एक ही साथ सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। इतनी क्लास को सॉल्व करने में जो है हमें 20 से 25 मिनट लग जाएगा, जिससे आप सभी की तैयारी कम समय में ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 2 सितंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई डॉक्टर गुयेन थी नोक का संबंध किससे है? तो डॉक्टर गुयेन थी नोक का संबंध किस देश से है? तो ये वियतनाम की हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसके पहले देख लेते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं और यह कहाँ प्रदान किया जाता है? तो मनीला में यह अवार्ड दिया जाता है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। पहली बार जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस भारतीय को मिला था? तो विनोबा भावे जी को मिला था। और भारत के पहले सत्याग्रही अगर पूछे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे तो वह विनोबा भावे जी थे और इन्होंने ही भूदान आंदोलन शुरू किया था। अब बात कर लेते हैं कि 2024 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? तो 5 लोगों को दिया गया है। पहले देख लेते हैं, पहले नंबर की हैं डॉक्टर गुयेन थी नोक। ये जो है वियतनाम की हैं। इन्हें जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? तो एजेंट ऑरेंज, यह जो है किसके द्वारा चलाया गया था? तो यूएसए के द्वारा एजेंट ऑरेंज चलाया गया था। किसके खिलाफ? तो वियतनाम देश के खिलाफ चलाया गया था। तो इस ऑपरेशन के तहत जो है जो भी वियतनाम के पीड़ित लोग थे उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर गुयेन थी नोक को अब की बार 2024 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑरेंज अगर पूछे कि एजेंट ऑरेंज किसने चलाया था तो यूएसए ने चलाया था। किसके खिलाफ? तो वियतनाम के खिलाफ चलाया था, जिससे जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर गुयेन थी नोक को अब की बार 2024 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा दूसरे नंबर का, देखते हैं किसे मिला है। तो ग्रामीण चिकित्सा फाउंडेशन को मिला है और ये कहाँ का फाउंडेशन है? तो थाईलैंड का है। कर्मा फूड शो, ये जो है तीसरा फाउंडेशन है। कर्मा फूड शो ये कहाँ के हैं? ये जो है भूटान का है। इसे भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और चौथे व्यक्ति देखते हैं कौन है। तो चौथे लोग हैं परवीजा फरमान। ये जो है पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और ये जो है इंडोनेशिया की हैं, इन्हें भी दिया गया है। और पांचवा कौन है? मियाजाकी है। तो ये 5 लोगों को जो है 2024 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। तो 5 लोगों को ध्यान में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं वियतनाम की राजधानी का क्या नाम है? हनोई यहाँ की राजधानी का नाम है। वियतनाम की मुद्रा क्या है? डोंग है। आसियान कंट्रीज की अगर पूछे स्थापना कब होती है? तो 1967 में होता है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। आसियान कंट्री में अगर पूछे कुल कितने सदस्य देश हैं? तो कुल 11 देश हैं। 11वां देश कौन सा है? तो तिमोर लेस्टे है। और वहीं पूछे तिमोर लेस्टे की राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी राजधानी का नाम है डिली, DLI, ठीक है, DILI। यह जो है दिल्ली तिमोर लेस्टे की राजधानी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में चर्चा में रही mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? तो यह वैक्सीन जो है किससे संबंधित है? लंग कैंसर से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखें तो BNT116 जो है क्या है? यह एक mRNA वैक्सीन है। mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। और इस वैक्सीन का संबंध है लंग कैंसर से, यानी फेफड़ों के कैंसर से संबंधित यह वैक्सीन बनाई गई है। वहीं पूछे कि सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई गई है? तो सर्वावैक्स वैक्सीन बनाई गई है। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और कैंसर के इलाज के लिए, जो नॉर्मल कैंसर होता है, इसके इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि डीएनए में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। अब वही बात कर लेते हैं कि आरएनए में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? तो इसमें भी 4 होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो हो जाएगा एडेनिन, दूसरा हो जाएगा ग्वानिन, और तीसरा हो जाएगा साइटोसिन, और चौथे जो थायमिन है इसके स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, बाकी के यही चारों
आरएनए में भी नाइट्रोजन बेस होते हैं, बस आरएनए में जो है थायमीन होता है और आरएनए में जो है थायमीन की जगह पे यूरेसिल हो जाता है और डीएनए में थायमीन होता है। ठीक है, तो ये चारों याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? गोवा में। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को सांझी क्राफ्ट का जीआई टैग दिया गया है। और पूछे यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? तो यह मथुरा का पेंटिंग है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश पूछे किसने किया था? तो यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग ने आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तीसरा, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन। इसकी व्याख्या देखें तो समुद्री साझेदारी अभ्यास यह किसके बीच में हुआ है? तो इंडिया और स्पेन के बीच में हुआ है। भारत की तरफ से INS तबर ने भाग लिया है और जबकि स्पेन की तरफ से अटालिया जहाज ने भाग लिया है। तो दोनों जहाज का नाम है, तबर भारत का है और अटालिया स्पेन का है, और इन्हीं दोनों जहाज़ों के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया है। और इस अभ्यास का आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो भूमध्य सागर में किया गया है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अगर पूछे किसे कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं, ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। स्पेन की राजधानी का क्या नाम है? मैड्रिड है। इसी मैड्रिड में अगर पूछे किस संगठन का मुख्यालय है? तो UNWTO का है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की अगर पूछे हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह मैड्रिड में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पुर्तगाल की राजधानी का क्या नाम है? पुर्तगाल की राजधानी का नाम है लिस्बन। कोलंबस अगर पूछे कहाँ का यात्री था? तो यह स्पेन का यात्री था। कोलंबस ने ही इंडोनेशिया की खोज करी थी और इंडोनेशिया और उत्तरी अमेरिका की खोज करी थी, और उत्तरी अमेरिका को कोलंबस ने ही न्यू वर्ल्ड कहा था। और इसकी खोज कब की गई थी? 1492 में न्यू वर्ल्ड की खोज करी थी कोलंबस ने, जो कि स्पेन का यात्री था। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप को मिला है। पारादीप अगर पूछे बंदरगाह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन थी? तो मीराबाई चानू थी। पेरिस ओलंपिक कब हुआ? यह भी हुआ है 2024 में, और इसी में जो है क्वालिफाई करने वाली भारत की तरफ से एकमात्र भारोत्तोलक कौन बनी है? तो मीराबाई चानू जी हैं। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में समग्र विजेता कौन बना है? तो समग्र विजेता बना है महाराष्ट्र। किस खेल में? खो खो में। अगर पूछे खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी खो खो में होते हैं, एक तरफ 9 खिलाड़ी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किसे एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया गया है? तो 2024 में अरबपतियों की राजधानी एशिया में किसे बनाया गया है? तो मुंबई को बनाया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो हुरन रिच लिस्ट 2024 जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि एशिया में सर्वाधिक अरबपतियों का निवास स्थान अब कहाँ हो गया है? मुंबई में। और इसके पहले अगर पूछे कहाँ हुआ करता था? तो मुंबई से पहले बीजिंग में हुआ करता था। कहाँ पर? बीजिंग में हुआ करता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि अब बीजिंग को पीछे छोड़ एशिया में अरबपतियों की राजधानी किसे बना दिया गया है? मुंबई को, यानी कि मुंबई में सबसे ज़्यादा अरबपति रहते हैं। अब अगर पूछे कि अरबपतियों की राजधानी किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं, जिसने बीजिंग को पीछे छोड़कर मुंबई आगे निकल गया है अरबपतियों की सूची में। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई अगर पूछे किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। पूरे भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह पूछे कौन सा है? तो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है मुंबई। चीन की राजधानी का क्या नाम है? बीजिंग है। अगर पूछे कि चीन की मुद्रा का क्या नाम है? तो रेवेनबी और युआन, ये दोनों जो है चीन की मुद्रा है। हाल ही में 19वां SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? तो अस्ताना में हुआ है 2024 का SCO सम्मेलन। अस्ताना अगर पूछे किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की है। और यहीं पर जो है इसी बैठक में SCO का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो बेलारूस नया सदस्य बना है SCO का। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं
हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिट में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बिल्किस मीर हैं, जो कि पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से जूरी सदस्य नियुक्त हुई हैं और यह पहली भारतीय हैं जो कि पेरिस ओलंपिक की जूरी सदस्य में नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बिहार में पहले विश्वविद्यालय खेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजगीर में किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय का शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने किया है और इनके साथ साथ दिलीप टर्गी जी ने किया है। तो आपको बताना है कि ये दिलीप टर्गी कौन है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन बताना है कि दिलीप टर्गी जी कौन है। तो बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो मैंने बता दिया, यह खोला गया है राजगीर में, ठीक है। उद्घाटन राजगीर में हुआ है, शुभारंभ किए हैं सीएम नीतीश कुमार और दिलीप टर्गी जी। अगर बात कर लेते हैं जो ये भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय खोला गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो है 24 खेल की प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है। तो भारत में जो 24 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा वो किस यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा? तो वह दिया जाएगा राजगीर विश्वविद्यालय में दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और दिलीप टर्की कौन है? तो भारतीय हॉकी टीम के अगर पूछे वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की जी हैं। और विश्व हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो तैयब इकराम जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अभी जो है कुछ दिनों पहले ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो कि गया में है, इसी पहाड़ी पर मधुमेह इलाज के लिए एक जड़ी बूटी की खोज हुई है जिसका नाम है गुडमार। हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाला व्यक्ति कौन है? तो रस कुक है और ये प्रश्न जो है यूपी पुलिस में पूछा गया था। हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजीबू चेराई ओबा नव वर्ष महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साजीबी महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया था? तो यह किया गया था गॉड पार्टिकल को, जिसे हिग्स बोसान भी कहते हैं। तो गॉड पार्टिकल की खोज किसने करी है? पीटर हिग्स ने करी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6वां, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस ने P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रुबीना फ्रांसिस ने कांस्य पदक जीता है। इसकी व्याख्या देखें तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 कहाँ पर हो रहा है? तो पेरिस फ्रांस में हो रहा है। इसमें अगर पूछे कि पैरा ओलंपिक खेल जो है यह दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होता है। इसमें जो है अगर पूछे कि पहला गोल्ड किसने जीता था, तो पहला गोल्ड जीता गया था अवनी लखेरा जी के द्वारा। और इन्होंने किस में जीता था? तो शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीता था। और ये अब तक जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर बात करें कितनी गोल्ड जीत चुकी हैं, तो इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत लिया है। और वहीं बात करते हैं कि मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। और रुबीना फ्रांसिस ने कांस्य पदक जीता है किसमें? शूटिंग में। और 10 मीटर एयर पिस्टल में जीती हैं। और अगर पूछे रुबीना फ्रांसिस कहाँ की हैं, तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि प्रीति पाल, इन्होंने 2 कांस्य पदक जीता है किसमें? धावक में, यानी कि दौड़ में। पेरिस ओलंपिक, अब बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024, इसमें भारत के कुल कितने पदक थे? तो भारत के कुल 6 पदक थे, जिनमें 1 सिल्वर था और 5 ब्रोंज था। जो सिल्वर जीता गया था किसके द्वारा? तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया था। और वहीं बात करते हैं कि भारत की जो है ओलंपिक में कितनी रैंक है 2024 में? तो 71वीं रैंक भारत की है। अगर पूछे पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है USA का। वहीं बात कर लेते हैं कि पेरिस ओलंपिक में शुभंकर क्या है? तो शुभंकर था फ्रीजी टोपी। तो जो है पेरिस ओलंपिक में भी जो है जो शुभंकर था फ्रीजी, वही जो है शुभंकर है किसमें? पैरालंपिक में, ठीक है। तो यहाँ भी पैरालंपिक में भी फ्रीजी टोपी इसका शुभंकर है। अगर पूछे कांसा किस धातु का बना होता है, तो तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनता है, जबकि तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं। हड़प्पा में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 12 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है। क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को पहली बार जो है स्पेस में कोई मनुष्य जाता है जिसका नाम था यूरी गागरिन। कौन था? तो यूरी गागरिन था। और यह कहाँ का व्यक्ति था? तो यह रूस का व्यक्ति था। कहाँ का? रूस का व्यक्ति था। और इसी की याद में जो है 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सड़क परिवहन और राजमार्ग
राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? तो 2023-24 में 12,349 किलोमीटर रोड का निर्माण किया गया है 2023-24 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित किया गया है मुंबई में। इसकी व्याख्या अगर देखें तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 आयोजन मुंबई में हुआ है और 5वें क्रम का हुआ है। इसकी थीम 2024 में क्या रखी गई है? तो जिम्मेदार AI, समावेशी और लचीला, यह इसकी थीम रखी गई है। इसमें भाषण PM मोदी जी ने दिया है, तो याद रखेंगे। और इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन अगर पूछे किसने किया था, तो NPCI ने किया था। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया गया था। और इस फेस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो गोपाल कृष्णन जी बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यूनेस्को का जो भी हाल ही में सम्मेलन हुआ है, 46वें क्रम का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो अपने भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। और IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो अपने भारत मुंबई में हुई है। इंटरपोल की 90वीं बैठक का आयोजन अपने भारत दिल्ली में किया गया है। और इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को की जाती है। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा HDFC बैंक। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? तो लिंडी कैमरून किस देश की हैं? ब्रिटेन की हैं। और ब्रिटेन ने भारत में पहली बार किसी महिला को उच्चायुक्त के पद पर नियुक्त किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है चित्रकूट में। और पूछे किस प्रपात पर बनाया गया है? तो तुलसी प्रपात पर बनाया गया है। और इस ग्लास स्काई वॉक का अगर पूछे आकार कैसा है? तो आकार है धनुष बाण की तरह। 8वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। जो भी सैनिक भारतीय सेना में शामिल हैं उनके परिवारों की सहायता करने के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। अगर पूछे कि आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। आर्मी के थल सेना अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? उपेंद्र द्विवेदी जी भारतीय सेना के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं? तो अनिल चौहान जी बने हैं। और नेवी के अध्यक्ष कौन हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। NCERT की स्थापना कब होती है? 1961 में होता है। UGC की स्थापना कब होता है? तो यह होता है 1956 में। ठीक है, तो NCERT और UGC दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं? तो गोपी थोटा कूरा जी बने हैं। ये आपको याद रखना है। हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथंडू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पुथंडू का आयोजन किया जाता है तमिलनाडु में। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? तो नाइफ पुस्तक किसकी है? सलमान रुश्दी जी की है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में रेलटेल, SECI, NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो भारत में इन 4 कंपनियों को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो ये चारों बनी हैं नवरत्न कंपनी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो भारत में अब तक जो है कितनी नवरत्न कंपनियां थी? तो 21 थी। ठीक है, 21 थी, लेकिन अब 21 से 4 और जोड़ दी गई हैं। तो वर्तमान में अगर पूछे भारत में कितनी नवरत्न कंपनी हैं? तो 25 हैं। अगर वहीं पूछ लेते 22वां कौन सा है? तो 22वां बना है रेलटेल, जो कि रेलवे की कंपनी है। और SCI यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह जो है 23वीं बनी है। NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, यह 24वीं कंपनी बनी है। अगर पूछे CJVN या सतलुज जल विद्युत निगम, यह 25वीं बनी है। तो ये 4 जो है महारत्न कंपनी, ये जो 4 कंपनियां हैं इन्हें भी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। और वर्तमान में भारत में 25 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। बात कर लेते हैं, हाल ही में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो नाइजीरिया बना है। और नाइजीरिया पूछे किस द्वीप का देश है, किस महाद्वीप का देश है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पूछे कौन सा है? तो वह नाइजीरिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो हाइब्रिड पिच बनाया गया है धर्मशाला स्टेडियम में। अगर पूछे कि यह स्टेडियम कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेस आयोजित करने की घोषणा किसने करी है? तो अंतरिक्ष में पहला युद्धाभ्यास किसने किया है? यूएसए ने किया है और इसका नाम रखा गया है मिशन विक्टस हेज। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का आखिरी करंट अफेयर है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है? तो सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और प्रतीक चिन्ह ये नया घोषित किया गया है किसके द्वारा? तो यह घोषित किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल अगर पूछे पहली बार कब शुरू होता है तो 28 जनवरी 1950 को होता है। अभी जो है 2024 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है और इसके लिए सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ है और जिसका नाम रखा गया है जिला न्यायालय न्यायपालिका सम्मेलन। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ है और इस सम्मेलन की मुख्य अतिथि बनाई गई थी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और नया प्रतीक लॉन्च किया है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। अगर पूछे कि जो झंडा लॉन्च हुआ है यह किस कलर का है? तो यह नीले रंग का है और इस झंडे के अंदर जो है अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट का भवन और संविधान की किताब को दर्शाया गया है। ठीक है, तो नीला कलर का झंडा है, उसमें अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और संविधान की पुस्तक इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो प्रतीक चिन्ह है इसको किसने बनाया है? तो प्रतीक चिन्ह को अगर पूछे किसने बनाया है तो नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट दिल्ली ने यह जो है प्रतीक चिन्ह बनाया है और इसी प्रतीक चिन्ह का ध्येय वाक्य क्या रखा गया है? यह तो धर्मास्तत्व जया है, इसका जो है यह रखा गया है ध्येय वाक्य, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया थे, हीरालाल है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 125 में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ साहब हैं और ये किस क्रम के हैं? तो ये 50वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के? तो 50वें क्रम के हैं। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो यह बनी थी फातिमा बीबी जी और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात किया है? तो फिलीपींस को निर्यात किया है। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट ए मर्सिनरी का संबंध किससे है? तो D सुब्बा राव से यह पुस्तक संबंधित है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है? तो भारत सरकार जो है 2021 में जनगणना नहीं कराई है, तो यह जो है जनगणना भारत का एक आंकड़ा के अनुमान बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्तमान में भारत की जनसंख्या 144 करोड़ बताई गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने सभी करंट अफेयर क्वेश्चन 20 से 22 मिनट में सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे और कम समय में आपका अगर रिवीजन पूरा हो जाए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको बताएं और अच्छे से स्टडी करते रहें, तैयारी करते रहें। आप सभी के माता पिता को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।